Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to my channel English Literature and Linguistics Notes. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंग्लो नॉर्मन पीरियड को और उससे पहले हमने डिस्कस किया था एंग्लो सैक्सन पीरियड को और आज हम डिस्कस करेंगे द रेनेसेंस पीरियड। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं द रेनेसेंस पीरियड, जो कि स्टार्ट होता है 1500 पे और एंड इसका होता है 1600 पे। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रेनेसेंस, व्हाट इज रेनेसेंस। रेनेसेंस है क्या? रेनेसेंस है किसी बादशाह या हुकूमत का टाइम पीरियड नहीं है, जिस तरह के हमने पहले पढ़ा ये एंग्लो सैक्सन के बारे में और एंग्लो नॉर्मन्स के बारे में। बल्कि रेनेसेंस क्या है? रेनेसेंस एक मूवमेंट है, एक ख्याल है, एक तहरीक है और एक सोच है जो कि क्या करती है, जो उकसाती है लोगों को तरक्की करने पर और अपना जो उनका लाइफ स्टाइल है उसको डेवलप करने पर। A vital flowering of the arts and science। इसमें जिस चीज ने सबसे ज्यादा तरक्की की वो क्या थी? आर्ट्स थी, साइंस थी, म्यूजिक था और ड्रामा यानी प्लेस थे। एंड थ्रिलिंग चेंजेस इन रिलीजियस एंड फिलोसफिकल थॉट्स, और इसमें जो थ्रिलिंग चेंजेस हैं सबसे ज्यादा वो किस में आए? रिलीजियस में और philosophical thoughts में। And the essence of this movement was that man discovered himself and the universe। इस चीज के जो सबसे रूह या बुनियादी वजह है वो क्या है? The man discovered himself, कि इसमें इंसान ने खुद को डिस्कवर किया and the universe और यूनिवर्स को डिस्कवर किया। And that man so long blinded had suddenly opened his eyes and seen, कि इसमें इंसान जो कि पहले क्या था? अंधा था, जिसको नजर नहीं आता था। opened his eyes, suddenly opened his eyes and seen, कि उसने अचानक से अपने आंखें खोली और उसे दिखाई दिया। उसके बाद क्या है कि ये मूवमेंट हमें कहाँ ले के जाती है? ये मूवमेंट हमें लेके जाती है ग्रीक टाइम पीरियड में, जो किस पे फोकस करते थे? इंसानों पे फोकस करते थे, डिस्कवरीज पे फोकस करते थे और इन्वेंशंस पर फोकस करते थे। इस वजह से उसको क्या कहा जाता है? उसको जो रेनेसां है उसको क्या कहा जाता है? ब्रिज कहा जाता है। किसके दरमियान? एंशिएंट पीरियड के दरमियान और मॉडर्न पीरियड के दरमियान। क्योंकि एंशिएंट पीरियड में भी जो लोग थे वो किस पे फोकस करते थे? इंसानों पर फोकस करते थे और यूनिवर्स पे फोकस करते थे। और इसी तरह से, इसी वजह से अब जो मॉडर्न टाइम पीरियड है या रेनेसा पीरियड है उसमें भी लोगों ने किस पे फोकस करना शुरू कर दिया? इंसानों पे, साइंस पे और डिस्कवरीज पे और इन्वेंशंस पे। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? रेनेसा जो है उसको ब्रिज कहा जाता है एंशिएंट पीरियड के दरमियान और मॉडर्न पीरियड के दरमियान। अब हम ये देखते हैं कि ये वर्ड निकला कहाँ से है। रेनेसा इज अ फ्रेंच वर्ड। ये क्या वर्ड है? ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है रीबर्थ, यानी कि किसी चीज का दोबारा से पैदा होना। अब रीबर्थ यानी कि रेनेसा क्या है? एक सोच है, तो इस सोच का दोबारा से पैदा होना या रीबर्थ होना क्या कहलाता है? रेनेसा कहलाता है। अब जैसे हमने पहले पढ़ा या कि रेनेसा क्या है, ये हमें क्या ले जाती है? किसमें? ग्रीक टाइम पीरियड में। उस टाइम पीरियड के लोगों के जो आइडियाज थे और जो उनके जो ख्यालात थे वो दोबारा से वो ख्यालात या वो आइडियाज दोबारा उनकी क्या हुई? रीबर्थ हुई। तो इस चीज का दोबारा से यानी कि रीबर्थ, हमारे ख्याल या सोच का दोबारा से रीबर्थ होना, वो क्या कहलाता है? रेनेसां पीरियड कहलाता है। अब इसको सबसे पहले किसने यूज किया इस टर्म को? द टर्म रेनेसां वाज फर्स्ट यूज्ड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन। इस टर्म को सबसे पहले यूज किया फ्रेंच हिस्टोरियन जूल्स मैकेले ने। जूल्स मैकेले ने सबसे पहले इस टर्म को यूज किया, जो कि क्या था? एक फ्रेंच हिस्टोरियन था। उसके बाद जो रेनेसां पीरियड है इसको हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब जो अर्ली रेनेसा है वो कहाँ से स्टार्ट है? 13 to 14 सेंचुरी तक चली। उसके बाद है हाई रेनेसा, जिसमें जो रेनेसा पीरियड है जिसका अरूज था वो स्टार्ट होती है, वो है 15 सेंचुरी। उसके बाद है लेट रेनेसा पीरियड, वो है 16 सेंचुरी। अब रेनेसां स्टार्ट कहाँ से हुई?
रेनेसांस स्टार्टेड इन इटली, रेनेसांस स्टार्ट हुई इटली से इन द लेट 14th सेंचुरी में, स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप, वो पूरे यूरोप में फैली, एंड रीचिंग इंग्लैंड ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ एलिजाबेथ वन एंड जेम्स वन। उसके बाद ये कहाँ तक पहुंची? इंग्लैंड पहुंची, किसके दौरे हुकूमत में? एलिजाबेथ और जेम्स वन के। जो एलिजाबेथ पीरियड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1558 से, और इसका एंड होता है 1603 पे। और जो एलिजाबेथ पीरियड है इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है और शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है। क्योंकि इस ड्रामे में, क्योंकि इस ज़माने में या इसके दौरे हुकूमत में आर्ट ने तरक्की की, म्यूज़िक ने तरक्की की, और इसी टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा प्ले लिखे गए जो कि शेक्सपियर के प्लेस थे, जिन्होंने आज तक जो कि पढ़े जाते हैं और परफॉर्म किए जाते हैं। और उसके बाद जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है? जेम्स वन का है, जो कि स्टार्ट होता है 1603 से और इसका एंड होता है 25 पे। नेक्स्ट है कि द वर्ल्ड वाज इमर्जिंग फ्रॉम द मिडिल एजेस और डार्क एजेस, के जो लोगों की सोच थी उन्होंने प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया, निकलना शुरू कर दिया, कहाँ से? डार्क एज या मिडिल एज से। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे लोगों की सोच को कोई आज़ादी नहीं थी, वो क्या थे, जो उनकी हुकूमत कहती थी या जो चर्च कहता था वो उसी चीज़ को सच मानते थे। तो रेनेसां पीरियड में क्या है कि लोगों ने प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया और उन्होंने जो चर्च के कहने से निकलने से लेकर खुद सोचना को शुरू कर दिया और अपने बारे में सोचना को शुरू कर दिया और डिस्कवरीज करना शुरू कर दी। नेक्स्ट है कि रिलीजन चेंज रेडिकली विद द न्यू प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स, के रिलीजन चेंजेस हुए बहुत ज़्यादा। उसके बाद है द रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन ग्रीक लिटरेचर, के लोगों ने ग्रीक लिटरेचर में इंटरेस्ट, लोगों का जो है इंटरेस्ट ज़्यादा शो किया उन्होंने ग्रीक लिटरेचर में। क्योंकि ग्रीक के जो राइटर्स थे उन्होंने या थिंकर्स थे उन्होंने किस पे फोकस किया हुआ था? इंसानों पे और डिस्कवरीज पे। इसी तरह जो रेनेसां पीरियड है तो इसमें भी किस पे फोकस किया गया? इंसानों पे और डिस्कवरीज पे और साइंस पे। और इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? इसके जो स्कॉलर्स हैं, क्लासिकल स्कॉलर्स कॉल्ड ह्यूमनिस्ट्स, और इस जमाने के जो स्कॉलर्स थे उनको क्या कहा जाता है? ह्यूमनिस्ट्स, क्योंकि उनका फोकस था इंसान। एरेस्मस वाज वन ऑफ द फेमस स्कॉलर, और इस जमाने का जो फेमस स्कॉलर था वो कौन सा था? एरेस्मस। नेक्स्ट है कि in 1543 Nicholas Copernicus was introduced new astronomical theory about solar system called Copernican theory। निकोलस कोपरनिकस ने 1543 में एक न्यू थ्योरी दी, कोपरनिकन थ्योरी, जो कि किसके बारे में थी? जो ये थ्योरी थी कि जो जमीन है वो किसके गिर्द रिवॉल्व करती है? सूरज के गिर्द। और रिजेक्टेड ओल्ड थ्योरी और ये प्टोलेमिक सिस्टम, और इसने जो इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। इस थ्योरी का क्या था कि अकॉर्डिंग टू विच द स्टार्स एंड सन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, के जो स्टार्स हैं और जो सन है वो किसके गिर्द घूमते हैं? जमीन के गिर्द। लेकिन निकोलस कोपरनिकस ने जो अपनी न्यू थ्योरी थी उसमें क्या था कि उसमें जो जमीन है और जो सितारे हैं वो किसके गिर्द घूमते हैं? सूरज के गिर्द। उसके बाद है कि गैलीलियो विलियम हार्वे explored the world about astronomically and man's philosophy and rejected pseudosciences concepts। इसमें क्या है कि रिजेक्ट किया गया किसको? pseudosciences को। अब pseudosciences क्या है? pseudosciences वो है कि जिसको हमारा जहन मानता हो कि ये चीज़ ठीक है, लेकिन उस चीज़ को हम साइंटिफिकली प्रूव ना कर सकें कि अगर ये ठीक है तो किस वजह से और क्या रीजंस हैं कि जिस वजह से हम इसको माने कि ये चीज़ ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि रिजेक्ट किया किसको? pseudosciences को। नेक्स्ट है कि इन द 15th सेंचुरी न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड प्रिंटिंग विद मूवेबल टाइप फैसिलिटेटेड एंड क्विकेंड, के इस 15th सेंचुरी में जो इन्वेंशन हुई, जो सबसे जिसको बेस्ट माना जाता है वो कौन सी है? कि इसमें प्रिंटिंग मशीन की इन्वेंशन हुई। अब जब प्रिंटिंग मशीन की इन्वेंशन हुई तो बहुत सारी किताबें जो हैं वो प्रिंट होने लगी, और जो बुक्स थी वो जो आम आवाम तक नहीं पहुंच सकती थी, तो इस वजह से प्रिंटिंग मशीन की वजह से वो सारी बुक्स जो हैं वो
आम आवाम तक पहुंचने लगी। अब जैसे कि जो चर्च था वो जो बातें बताता था अपनी आम आवाम को, जो वो अपनी मर्जी से उनको मॉडिफाई करके वो बताते थे। अब जब वो बुक्स प्रिंट होने लगी तो उन तक असल जो बुक्स हैं वो पहुंचने लगी आम आवाम तक। तो तब उन्हें पता चला कि जो बातें हमें बताई जाती थी वो और थी, अब जो जो असल बुक्स हैं उनमें जो बातें थी वो तो और हैं। इस वजह से फिर उनके दरमियान जो है बगावत पैदा हुई और प्रोटेस्टेंटिज्म जो तहरीक है वो निकली। अब क्या है कि द रेनेसांस पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज आल्सो कॉल्ड द एलिजाबेथन एज एंड द एज ऑफ शेक्सपियर। अब इस एज को क्या कहा जाता है? एलिजाबेथन एज और एज ऑफ शेक्सपियर कहा जाता है इस पीरियड को, यानी कि रेनेसांस को एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है और एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एलिजाबेथन एज में म्यूजिक, आर्ट और प्लेस बहुत ज्यादा लिखे गए, इस वजह से इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। यानी कि जो एलिजाबेथन एज है इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है और जो शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है। अब इसको शेक्सपियर एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस जमाने में शेक्सपियर ने बहुत से ड्रामाज और प्लेज लिखे, कि इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? शेक्सपियर एज भी कहा जाता है। अब क्या है कि द रेनेसांस पीरियड है सब डिवाइडेड विद 4 डिफरेंट एजेस। अब जो रेनेसा का जो पीरियड है वो 4 एजेस में डिवाइड किया गया। वो कौन सी हैं? द एलिजाबेथन एज है, जैकोबियन एज है, कैरोलाइन एज है और है कॉमनवेल्थ। जो एलिजाबेथन एज है वो स्टार्ट होती है 1558 से लेकर 16, इसका एंड होता है 1603 पे। और जो जैकोबियन एज है यानी कि जेम्स वन का जो टाइम पीरियड है वो है 1603 से लेकर 1625 तक। और जो कैरोलिन एज है उसका जो टाइम पीरियड है वो है 1625 से स्टार्ट होता है और इसका एंड है 1649 पे। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ पीरियड जो कि स्टार्ट होता है 1649 से और इसका एंड होता है 1660 पे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके रीजंस के, इस मूवमेंट के जो आने के कौन से रीजंस है जिसकी वजह से ये मूवमेंट आई और इस तहरीक ने जन्म लिया। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा मेरे फेसबुक पेज का, तो आप वहां पे जाके, मेरे पेज पे जाके आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।